गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने हरियाणा करंट अफेयर्स और हरियाणा जो सामान्य ज्ञान है उसकी वीडियो आपसे स्टार्ट की है। हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान की। अब हम हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज में 3rd वीडियो लेके आए हैं। पहली 2 वीडियो में हमने पढ़ा था पाषाण काल, और जैसा कि मैंने बताया था साथ के साथ हम हरियाणा और नेशनल जीके एक साथ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पा कल्चर। उसमें हड़प्पा कल्चर हमने हरियाणा का भी पढ़ा और साथ में किसका भी पढ़ा, नेशनल का जो आपका हड़प्पा कल्चर वो भी पढ़ा। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी कंफर्म, आपको बिल्कुल वॉइस क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है संदीप काद्यान जी? ठीक है। इमरान खान, चलो ठीक है साहब, हम स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं वैदिक कल्चर, वैदिक काल। ध्यान से समझिए, हम साथ के साथ हड़प्पा और वैदिक कल्चर का डिफरेंस भी करेंगे। पहले हम बताते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 1500 बीसी तक, 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक, 1500 ईसा पूर्व तक हमारे यहां पर था हड़प्पा। अब 1500 से लेकर 500 बीसी तक, 500 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है वैदिक काल। चलो ठीक है दीप जी, शुभम कुमार। अब देखिए आप बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिए। कमेंट मैंने बताया, केवल वो कमेंट अपने साथ के साथ कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, दोबारा आपको करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसका कमेंट दीजिए। तो 1500 से लेकर 500 बीसी तक हमारा है वैदिक काल। अब इसमें डिफरेंस समझिए। हड़प्पा जो सभ्यता थी यह हमारी नगरीय सभ्यता थी, इसका विस्तार किसमें था? नगर में। वैदिक जो सभ्यता थी यह हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? दूसरी बात देखिए, यह सभ्यता जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसका आगमन कैसे हुआ? जैसा कि मैंने बताया था वैदिक सभ्यता का आगमन आर्यंस की वजह से हुआ। कौन थे ये आर्यंस? ध्यान से समझिए, ये आर्यंस कौन थे? आर्यंस के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आर्यंस वो श्रेष्ठ जन थे जो हमारे भारत में आके बस गए थे। फिर उनके आगमन से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से आर्यंस आए? तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, आर्यंस कौन थे? आर्यन श्रेष्ठ जन थे, कहां से आए? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहां पर विभिन्न विद्वानों के मत। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यंस जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यंस जो है तिब्बत से आए थे। तो पहला प्रश्न तो यह होता है, आर्यंस कौन थे और वो भारत में क्या आए थे? ध्यान से समझिए, आर्यंस जो हैं इनके विभिन्न मत हैं। आर्यंस, मैक्स मुलर इतिहासकार कहते हैं कि आर्यंस कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यंस कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्यन का निवास स्थान क्या है? तिब्बत। इस प्रकार विभिन्न मत थे। आर्यंस आए। आर्यंस यहां पर आने के बाद हमारे यहां पर वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई। आर्यन मूल रूप से लड़ाके थे। आर्यंस जो भारत में आए थे उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अब आर्यंस जो थे उनकी भाषा कौन सी थी? आर्यंस की भाषा थी संस्कृत।
तो आर्यंस के आगमन से भारत में भाषा का आगमन हुआ। तो हमारे यहां पर जब आर्यंस आए तो उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यंस की सबसे बड़ी देन क्या है? आर्यंस ने हमें वेदों का ज्ञान दिया। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आर्यंस से संबंधित आते हैं। आर्यंस की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और आर्यंस ने हमें किसका ज्ञान दिया? वेदों का ज्ञान दिया। क्लियर टू यू? अब जो ये बातें हैं ये इनको नोट कर लीजिए साथ ही साथ कि आर्यंस को वेदों का ज्ञान दिया। आंशिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अब हम समझते हैं, ध्यान से करिए। आर्यंस किस प्रकार भारत में आए और किस प्रकार उनका विस्तार हुआ, वो हरियाणा के कंटेस्ट में भी पढ़ेंगे। ध्यान से समझना। आर्यंस की 36 जनजाति थी। 36 जनजाति थी आर्यंस की। इन 36 जनजातियों में से 5 जनजाति जो भारत में आई, उन 5 जनजातियों को कहते हैं पंचजन्य। कितनी जनजाति? 36 जनजाति। और इन 36 जनजातियों में से 5 जो भारत में आई, उन्हें क्या कहते हैं? पंचजन्य। इन 5 जनजातियों ने यहां के कुछ राजाओं से संधि की और यहां से कुछ राजाओं से संधि करने के बाद भारत में पहले राजवंश का क्या हुआ? उदय। और उस पहले राजवंश को हम कहते हैं पुरुवंश। तो पुरुवंश का किस प्रकार उदय हुआ? आर्यंस की 5 जनजातियों ने हमारे यहां के कुछ राजाओं से संधि की और उसमें भारत का पहला राजवंश हुआ पुरु। इस पुरु राजवंश को बोलते हैं कि जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू वैदिक धर्म है, उसके अनुसार पहला मनुष्य मनु है। पहला मनुष्य मनु और पहली स्त्री स्मृति। पहला मेल मनु और पहली स्त्री स्मृति। कि पहले मनुष्य के मनु के प्रपोत्र, मनु जो हो पहले मनुष्य, उनके प्रपोत्र भरत, राजा भरत के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा? भारत। तो हम दोबारा करते हैं। आर्यंस आए, उन्होंने कुछ राजाओं के साथ संधि हुई और उनके साथ उनके विवाहपत्ति भी हुई, आपस में विवाह वगैरह भी किए। उनसे पहला वंश पैदा हुआ। कौन सा वंश? पुरुवंश। पुरुवंश का संस्थापक किसे मानते हैं? मनु के प्रपोत्र भरत। और इसी के नाम पर हमारे देश का क्या नाम पड़ा? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस भरत के ही वंश में एक राजा पैदा हुए, सुदास। इस सुदास किन क्या था भाई? आर्यंस और कुछ राजाओं से। जो सुदास राजा हुए, इनका जो भारत के अन्य राजा थे, जिनको हम द्रविड़न जाति के मूल द्रविड़न जाति, जो मूल भारतीय थे, ऐसे ऐसे 10 राजाओं ने विवाद किया भाई कि तुम बाहर के आए हुए राजाओं से क्यों विवाह कर रहे हो, क्यों उनके साथ मिल रहे हो। तो वे 10 राजा जो मूल रूप से भारत के थे, वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया। 10 राजाओं का संघ किसके खिलाफ बनाया? ये जो आर्यंस के खिलाफ, आर्यंस का साथ दिया था कुछ राजाओं ने। किसने साथ दिया था? पुरुवंश के भरत ने। और उसी वंश में कौन पैदा हुए? सुदास। तो सुदास के खिलाफ अन्य भारत के राजा इकट्ठे हो गए और उन 10 राजाओं ने क्या बनाया? संघ। फिर वो 10 राजा कौन सी मूल प्रजाति के थे? द्रविड़न प्रजाति के। फिर इन सुदास में कौन थे? आर्यंस प्लस भारत के राजा। और 10 राजाओं के साथ लड़ाई हुई। इस लड़ाई को इतिहास में कहते हैं दक्ष राज का युद्ध। दस सालों तक क्या चली ये लड़ाई? किनके बीच में लड़ाई चली भाई? ये लड़ाई चली आर्यंस और कुछ राजा जो इकट्ठे थे, उनका नेतृत्व किसने किया? राजा सुदास ने। और जो भारत के अन्य जो राजा थे, उन्होंने संघ बनाया, 10 राजाओं का संघ। यह लड़ाई हुई। इस लड़ाई में
जो राजा सुदास थे उनके पुरोहित थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। और 10 राजाओं का जो संघ था उनके पुरोहित थे विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र। प्रश्न आता है जो युद्ध हुआ दक्ष राज का युद्ध, जिसमें आर्यंस और राजा सुदास थे और जो हमारे अन्य भारत के राजा थे, उनके बीच में जो युद्ध हुआ, उन युद्ध में कौन सा था भाई? यहां सुदास का जो गुरु था वशिष्ठ और 10 राजाओं का जो गुरु था वो कौन था? विश्वामित्र। ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई में सुदास जीत गए। राजा सुदास की क्या हुई? जीत हुई। इस जीत के पश्चात भारत से जो भारतीय मूल के राजा थे वो बिल्कुल नष्ट कर दिए गए और भारतीय मूल के बंदों को दासों की संज्ञा दी। तो भारतीय मूल के जो बंदे थे उनको क्या संज्ञा दी गई? दासों की। कौन जीत गया था? राजा सुदास। इस प्रकार आर्यंस का भारत में प्रभुत्व हुआ। तो पहला प्रश्न आता है, आर्यंस का भारत में कौन सा युद्ध हुआ? 10 राज का युद्ध। कितने वर्षों तक चला? 10 वर्षों तक। किन भारतीय राजाओं ने उनका साथ दिया? सुदास या पुरु वंश के राजाओं ने इनका क्या दिया? साथ। किन को हराया? 10 राजाओं के संघ को हराया। सुदास के पुरोहित कौन थे? गुरु वशिष्ठ। 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। क्लियर टू यू? ये हमारी लड़ाई हुई जिसमें राजा सुदास की जीत हुई। फिर इस पुरु वंश के अंतिम शासकों में संवरण हुए। पुरु वंश का अंतिम शासक संवरण। राजा संवरण ने एक और वंश बचा हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग वंश, पांचाल। पांचाल वंश के साथ क्या की? संधि। तो पुरु वंश ने अंतिम क्षणों में पांचाल वंश के साथ संधि की और तब हमारे यहां पर नया राजवंश पैदा हुआ, उसको हम कहते हैं कुरु राजवंश। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप समझिए ध्यान से। ये आर्यंस का आगमन और आर्यंस से कुरु राजवंश कैसे पैदा हुआ। आर्यंस आए, 36 में से 5 आए। 5 ने यहां के लोकल राजाओं के साथ क्या की? संधि की, मैत्रीपूर्ण संधि की। उस संधि के बाद अन्य राजाओं को इसने विरोध किया। अन्य राजाओं ने 10 राज्यों का क्या बनाया? एक संघ। उन्होंने जो यहां के मूल थे, जिन्होंने आर्यंस का साथ दिया, उनके खिलाफ 10 राज का युद्ध लड़ा। 10 राज के युद्ध में आर्यंस जीत गए और राजा सुदास की क्या हुई? जीत हुई। राजा सुदास कौन थे? जो आर्यंस और यहाँ के लोकल राजाओं से एक राजवंश पैदा हुआ था, पुरु राजवंश। पुरु राजवंश किसने किया था? राजा मनु के प्रपोत्र ने भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा? जिसका नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसी से पुरु राजवंश का संस्थापक माना जाता है। फिर 10 राज के युद्ध में सुदास के जीतने के बाद यहां पर भारत मूल के जो अन्य राजा थे उनको दास कहा गया, दस्युवंश की संज्ञा दी गई। उसके बाद राजा सुदास का अंतिम शासक संवरण हुआ। सभी राजवंश खत्म हो चुके थे, एक राजवंश बचा था पंचाल, और उस पांचाल के साथ क्या कर ली? संधि। और भारत में पांचाल के साथ संधि करने के बाद जो पुरु राजवंश किस राजवंश में कन्वर्ट हो गया? कुरु राजवंश। ये हमारा आर्यंस का आना और आर्यंस का सेटल करना था, कुरु राजवंश। क्लियर टू यू? अब हम पढ़ते हैं आगे कुरु राजवंश से। क्लियर भाई? अब कुछ अन्य तथ्य हैं जो हमें साथ के साथ जानने हैं। तो कुरु राजवंश, ध्यान से समझना। कुरु राजवंश, कुरु राजवंश को समझने से पहले एक बात इंपॉर्टेंट है। आर्यंस ने जो हमारे यहां के राजा थे उनके साथ मैरिज जो की थी, उन मैरिजों को बोलते अनुलोम विवाहपत्ति। अनुलोम प्रतिलोम पेपर में आता है, नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यंस जो थे भाई, हमारे यहां की स्त्रियों से मैरिज कर सकते थे। आर्यंस का मेल हमारी फीमेल मैरिज कर सकते थे। इस विवाह को क्या बोलते थे? अनुलोम, अलाउड है। परंतु आर्यंस की फीमेल और हमारे यहां के मेल
मैरिज नहीं कर सकते, मैरिज नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। तो आर्यंस अपने आप को हमारे से श्रेष्ठ मानते थे, और इसी श्रेष्ठता का नमूना हमकी विवाहपत्ति में मिलता है। वो हमारे यहाँ की कन्याओं से मैरिज कर सकते थे। कौन सी विवाहपत्ति? अनुलोम विवाहपत्ति। परंतु हमारे यहाँ के द्रविड़न मूल जाति के आर्यंस की महिलाओं से मैरिज नहीं कर सकते थे, उस विवाह को क्या बोलते थे? प्रतिलोम। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें अब मैं। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाहपत्ति से हमें क्या पता लगता है? आर्यंस जो थे मध्य एशिया से थे, गोरे चिट्टे थे। आर्यंस के बाद हमारे यहां पर जो गेव वारंग आया है वो किस पत्ती का है? अनुलोम पत्ती का। क्योंकि आर्यंस इतने नहीं आए थे, उन्होंने हमारे यहां की स्त्रियों से मैरिज की, और यहां पर कौन सा रंग का हुआ? गेरुआ। जहां तक आर्यंस का प्रसार है वहां तक हमारी मध्य एशिया जैसा सिस्टम है। ध्यान से समझो, देखो संपूर्ण भारत में, समझना आर्यंस के प्रसार को कैसे समझेंगे। संपूर्ण भारत किस तरह चावल खाता है? संपूर्ण भारत चावल खाएगा हाथों से। अब आ जाओ, अब बात करें उत्तरी भारत में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, ये वाला जो हिस्सा है, हम यहां पर चावल हाथ से खाते हैं या चम्मच से? बताइए, ध्यान से बताइए। हम यहां पर संपूर्ण भारत जो है वो चावल खाता है हाथों से या कुछ भी चीजें, और हम किस से खाते हैं? हाथों से या चम्मच से? आंसर दीजिए सभी। हाँ भाई, आंसर दीजिए, किस प्रकार खाते हैं हम चावल? दूसरा आंसर दीजिए कि अगर मैं बात करूं, हमारे यहां पर वीरेंद्र सहवाग है, विराट कोहली है, ये कोई भी मैचेस में परफॉर्मेंस ना करे, 10-15 मैच में 0 पे आउट हो, डक पे आउट हो, तो हमारे यहां के बंदे की क्या सोच होगी? उसको हम मैच खेलने देंगे या ये बोलेंगे टीम से निकाल दो? स्पून से, चम्मच से। अगली बात बताइए, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग या कोई भी नॉर्थ इंडिया का प्लेयर अच्छा नहीं खेले 15-20 मैच, तो उसको टीम में रखना चाहिए या आउट करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, उसे टीम में रखना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए जब वो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस ना करे? तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना, हमारे यहां पर अगर मैं बात करूं रणदीप हुड्डा है, या मैं बात करूं भाई ओमपुरी थे, या और भी कोई स्टार थे, कोई नेता थे, उनका मंदिर बनता है या कोई मंदिर नहीं बनाते? इसका और जवाब दीजिए। ठीक है, उनका मंदिर बनता है किस तरह से? हम अगर ध्यान से रखें तो एक बात समझ में आती है, साउथ इंडिया में सभी लोग हाथ से खाते हैं। साउथ इंडिया में व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जैसे रजनीकांत का मंदिर भी बनता है। रजनीकांत तो वैसे भी फिल्मों में आपने देखा हो, रजनीकांत बड़े स्टार हैं, अकेला ही 100 को मार देगा। रोबोट मूवी में रोबोट अगर ना भी बनाते, रजनीकांत रोबोट की तरह परफॉर्म करता, वैसे बंदों को इतनों को मार देता। रजनीकांत तो स्टाइल का आइकॉन माना जाता है। दूसरा, और मैं बात करूं वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली अगर मैच में परफॉर्म नहीं करे तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मैं इसमें बाइस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हम किस प्रकार से नॉर्थ इंडियन जो हो आर्यंस की संतान है और संपूर्ण भारत द्रविड़न की संतान है। ध्यान से समझिए, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार इंग्लैंड, इसी प्रकार साउथ अफ्रीका, इसी प्रकार यूएसए या कोई भी बड़े बड़े देश हैं जहां पर अंग्रेज हैं, जहां पर भी आर्यंस गए थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, इन सभी का उद्गम स्थल क्या है? संस्कृत। तो वहां पर भी आर्यंस का प्रसार है और अपने यहां पर भी किसका प्रसार है? आर्यंस का। तो वो भी टीम से बाहर निकाल देते। परंतु जब हमारे यहां पे सौरव गांगुली जी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो बंगाल निवासियों ने इस बात को संसद तक उठाया, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति को किसका दर्जा दिया गया? भगवान का। वो मूल रूप से कौन से? द्रविड़न प्रजाति के। तो यही बात है, आर्यन श्रेष्ठ जन थे, आर्यन एक सोच थे, आर्यन अपर मेंटेलिटी के बंदे थे। तो हमारे यहां पर आर्यंस का प्रसार केवल उत्तरी भारत तक हुआ। और बात बताया आपको, जहां जहां पर आर्यंस का प्रसार हुआ उसको व्हीट बेल्ट बोलते हैं। व्हीट बेल्ट, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये सभी किसका है? आर्यंस का। अब मैं बताना चाहता था, तो इसका मतलब आर्यंस जो थे एक विद्वान आदमी थे, आर्यंस जो थे एक अलग टाइप की सभ्यता थी, जो हमारी द्रविड़न सभ्यता से क्या है? अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि मूल भारतीय नहीं है, क्योंकि आर्यंस जिस समय भारत में आए उसी के बाद भारतीय सभ्यता का उत्थान हुआ।
हड़प्पा के समय आर्यंस नहीं थे, बाद में आर्यंस ही हमारी सभ्यता का क्या बने, प्रतीक बने। तो उत्तरी भारत का हिस्सा आर्यन सभ्यता को जाता है और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में आर्यंस नहीं गए थे। क्लियर टू यू? तो इसी प्रकार हमारी जो मेंटेलिटी है वो अंग्रेजों से मिलती है। वैसे आपने सुना भी होगा, जैसे हमारे यहां पर एक खाप है, खाप 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 क्या है? समाज के रूल रेगुलेशन। कि कानून के हिसाब से नहीं, जो समाज चाहेगा उस प्रकार से कानून बने, खाप। यही खाप इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड का संविधान भी अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लैंड का भी। जब इंग्लैंड का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां का समाज के हिसाब से चलता है, और हमारे यहां पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, खाप, ये भी समाज के हिसाब से चलती है। तो हमारी मेंटेलिटी अंग्रेजों से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि वहां पर भी आर्यंस गए थे और हमारे यहां पर भी कौन आए थे, आर्यंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाप पंचायत होती, जो खाप पंचायत, तो खाप पंचायत समाज के हिसाब से रूल। हमारा उत्तरी भारत का जो कल्चर है दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत से अलग है, क्योंकि हमारे यहां पर किसका कल्चर है, आर्यंस का कल्चर। क्लियर टू यू? अब हम इस आर्यंस को पढ़ेंगे। आई थिंक अब आपको आर्यंस समझ में आ गया होगा कि आर्यंस का कल्चर ही क्या है, अलग है। ठीक है भाई, करें भाई स्टार्ट, आगे समझिए। तो आर्यंस काफी हद तक समझ में आ गया आपको। आर्यंस के बाद हमारा कौन सा राजवंश पैदा हुआ, कुरु राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट है कुरु राजवंश। अब समझिए कुरु राजवंश। कुरु राजवंश में आपकी महाभारत हुई, शांतनु राजा हुए, विषम पितामह देवव्रत हुए, ठीक है। उसके बाद भाई पांडव हुए, कौरव हुए, पांडव कौरव के बीच में लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई हुई, महाभारत। महाभारत की लड़ाई हुई, यह लड़ाई 18 दिन तक चली, और इसी लड़ाई के दौरान ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो कुरु राजवंश के समय था कि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। ये महाभारत काल की देन थी। महाभारत काल में जो अंतिम राजा हुए वो अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन थे, अर्जुन के पुत्र। उनके पुत्र परीक्षित पैदा हुए। अब बात को ध्यान से समझिए। राजा परीक्षित कुरु राजवंश के महाभारत के युद्ध में बचे हुए एकमात्र योद्धा थे, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को काल परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ध्यान से समझना। सृष्टि में हम बात करें, सृष्टि की अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर युग बोलते हैं, युग। ये प्रश्न क्यों आ सकते हैं, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, आरएसएस वाले जो बंदे हैं या जो हमारी हिंदू सभ्यता वाले बंदे हैं, उन्हीं में से कुछ मेंबर्स बनते हैं, उन्हीं में से कुछ एग्जाम सेटिंग के लिए बनते हैं। तो हमारी सभ्यता से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान से समझिए। 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये युग ऐसा नहीं है कि युग आते हैं भूचाल आता है युग मिट जाता, नहीं। युग का मतलब है पृथ्वी का जब भार कम होता है, पृथ्वी में अलग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जैसे सतयुग में वामन, भगवान वामन हुए राजा बलि के समय, जिन्होंने 3 पगों में पूरे संसार को माप दिया था, पाताल लोक को, वो स्वर्ग लोक को, सबको माप दिया था। वो था सतयुग। सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में आए राम जी, श्री राम। जैसे राम जी ने रावण का अंत किया, एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। उस सभ्यता को क्या बोलते हैं हम, द्वापर युग। द्वापर युग में कौन आए, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की द्वापर युग में, श्री कृष्ण की द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने महाभारत का खात्मा किया तो अंतिम राजा के रूप में कौन बचे, परीक्षित। तो पेपर में आ सकता है द्वापर युग के सबसे अंतिम राजा कौन थे, परीक्षित। और कलयुग के सबसे पहले राजा भी कौन थे, परीक्षित। क्लियर टू यू? तो परीक्षित बचे थे कुरु राजवंश के अंतिम राजा, दो द्वापर युग के अंतिम राजा थे और कलयुग के पहले राजा थे। कौन राजा, परीक्षित।
क्लियर टू यू? राजा परीक्षित भाई। अब हम बात करते हैं, तो राजा परीक्षित आपके द्वापर युग के अंतिम राजा और कलयुग के पहले राजा, इनके साथ क्या हुआ ध्यान से समझो। परीक्षित ने हस्तिनापुर की बजाय, किसकी बजाय? हस्तिनापुर। जो पांडव और कौरव थे, कौरव की राजधानी, ध्यान से समझना, कौरव की राजधानी थी हस्तिनापुर, दुर्योधन वगैरह की। पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये प्रश्न भी आ सकते हैं, पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ दिल्ली, हस्तिनापुर यूपी। कौरवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर यूपी। पांडवों की राजधानी क्या थी? दिल्ली। और ये जो कुरु राजवंश के योद्धा थे, इनके राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में था। इनके राज्य के विस्तार को बोलते थे कुरु जंगल। कुरु जंगल वाला जो क्षेत्र आता था वो हरियाणा वाला आता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरियाणा में महाभारत काल के समय किस नाम से जाना जाता था? उसे कुरु जंगल। कुरु जंगल। हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इस हस्तिनापुर राज्य का साम्राज्य विस्तार हमारे हरियाणा तक भी था। और हरियाणा के क्षेत्र को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? कुरु जंगल, कुरु प्रदेश। क्लियर टू यू? कुरु प्रदेश, कुरु जंगल। अब मैं बात करूं, ये होगा भी क्लियर। जब ये कौरव और पांडव की मृत्यु हुई तो राजा कौन से बचे? परीक्षित। इन्होंने ना तो हस्तिनापुर को राजधानी बनाया, ना ही इन्होंने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया। राजा परीक्षित ने अपनी राजधानी बनाई असंध करनाल। ये प्रश्न आएंगे। तो असंध करनाल किस राजा ने राजधानी बनाई? राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित कौन थे? पांडवों के अंतिम राजा, या मैं बोलूं कुरु राजवंश के वो राजा जो महाभारत काल के युद्ध के दौरान बचे थे, जीवित बचे थे। असंध करनाल को अपनी क्या बनाया? राजधानी। फिर इनको सफीदो नामक जगह जो जींद में है, वह सांप के काटने से इनकी मृत्यु होगी। इनको श्राप था कि सांप के काटने से इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो सफीदो जींद में, आज वर्तमान में कहा सफीदो जंग है, जींद में, वहां पर सांप के काटने से इनकी क्या होगी? मृत्यु। तो राजा परीक्षित की सांप के काटने से मृत्यु हुई। जो कुरु राजवंश के वो योद्धा थे जो महाभारत काल में बचे, तो इस जगह को इनके पुत्र जन्मजय यहां पर एक यज्ञ कराया और सांपों को क्या कर दिया? नष्ट। तो इस जगह का क्या नाम दिया गया हिस्ट्री में? सर्प दमन यज्ञ। तो पेपर में आता है राजा परीक्षित की मृत्यु किस वजह से हुई? सांप के काटने से। और उसका बदला किसने लिया? उसके पुत्र जन्मजय ने। किस प्रकार बदला लिया? जन्मजय ने उस जगह पर यज्ञ कराया और उस यज्ञ को बोलते हैं सर्प दमन यज्ञ। और सर्प दमन यज्ञ कराने से सांपों का नाश किया और उस जगह को बोला जाता है सर्प दमन। क्लियर? फिर राजा जन्मजय की ब्राह्मणों के साथ लड़ाई हुई और ब्राह्मणों के साथ युद्ध में जन्मजय मारा गया। तो राजा जन्मजय किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया? ब्राह्मणों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। सफीदो कहां पर? जींद में। पढ़ा दिया भी मैंने। तो राजा जन्मजय ब्राह्मणों के साथ लड़ाई की और ब्राह्मणों के साथ लड़ाई करते हुए राजा जन्मजय मारा गया। जन्मजय का पुत्र हुआ सपत्नीक। तो कुरु राजवंश का सबसे अंतिम राजा, कुरु राजवंश का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ भाई? सपत्नीक, जन्मजय का पुत्र। और सपत्नीक ने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला। जो मैंने 4 लाइन बताई हैं, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। सुनील बुर्जी, हाल ठीक है? आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? बिल्कुल अपना चित्र पढ़िए, सारा आपको बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। कभी 1-2 बार क्लासेज नहीं होती हैं टाइम पर, उसका रीजन ये है कि मैं रेगुलर हूं। कभी क्या होता है, जॉब से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई एग्जाम आ जाता है। जैसे अभी आरएएस का राजस्थान का एग्जाम वगैरह है, अगर उसका टाइम लगा तो वहां देने के लिए जाएं तो 1 दिन की क्लास ऑफ भी हो सकती है। अदरवाइज आपकी क्लास क्या होगी? रेगुलर ही होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। तो मैंने बताया राजा परीक्षित बचा। राजा परीक्षित ने ना तो हस्तिनापुर राजधानी बनाई, ना क्या बनाई? इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी बनाई? असंध करनाल।
असंध करनाल राजधानी बनाने के बाद उसको सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई। सांप के काटने से मृत्यु हुई तो उसका बदला उसके पुत्र जन्मजय ने लिया। वहां पर क्या करा दिया, यज्ञ कराया। उस यज्ञ को क्या बोला जाता है, सर्प दमन यज्ञ। वर्तमान में वो जगह कहां पर है, सफीदो जींद, बहुत बार आता है प्रश्न में। फिर जन्मजय का युद्ध ब्राह्मणों के साथ हुआ। ब्राह्मणों के साथ युद्ध में जन्मजय मारा गया। जन्मजय का जो पुत्र था वो सपत्निक था, और सपत्निक जो पुत्र था उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तक्षशिला को। क्लियर टू यू भाई? ये हमारा क्या था, कुरु राजवंश का क्या हुआ, एंड। तो हमने अपनी हरियाणा की हिस्ट्री में हमने देखा कि पहले राजवंश हुआ पुरु, मनु के प्रपुत्र भारत के नाम पर भारत राजा पड़ा, उसमें लड़ाई हुई। फिर राजवंश कौन सा हुआ, कुरु। कुरु राजवंश को हम कौन से काल का बोलते हैं, महाभारत काल। तो मैं बोल सकता हूं वैदिक काल का दूसरा नाम भी क्या है, महाभारत काल। क्लियर टू यू? अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल में हरियाणा में क्या क्या साक्ष्य मिले। ध्यान से पढ़ना है भाई। पहली बात, सबसे पहले नुकुल दिग्विजय। कहते हैं पांडवों के भाई नकुल ने एक दिग्विजय यात्रा की थी। उस दिग्विजय यात्रा का वृतांत नुकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में मिलता है। उस नुकुल दिग्विजय ग्रंथ में हमारे यहां पर रोहतिका के नाम से, सरिस्का वर्तमान में सिरसा के नाम से दो जगह का वर्णन मिलता है। तो रोहतिका और सिरसा का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, नुकुल दिग्विजय। तो पेपर में प्रश्न आएगा, नुकुल दिग्विजय कौन से काल का ग्रंथ है, वैदिक काल का, या नुकुल दिग्विजय कौन से काल का ग्रंथ है, महाभारत काल का। या प्रश्न आएगा नुकुल दिग्विजय में किन दो जगह का वर्णन मिलता है, रोहतिका रोहतक और सरिस्का सिरसा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरु राजवंश का लास्ट राजा कौन है, हमने पहले बताई थी। कुरु राजवंश का लास्ट राजा जो होगा वो आपका होगा सपत्निक। पेपर में आ जाए लास्ट राजा सपत्निक, और पेपर में आ जाए महाभारत काल का अंतिम राजा, तब आएगा परीक्षित। क्लियर? तक्षशिला पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा क्षेत्र को महाभारत काल में, मैंने बोला हरियाणा क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक। बहुधान्यक प्रदेश के रूप में जाना जाता है तो हरियाणा को। एक दूसरा प्रश्न आता है वैदिक काल में, पेपर में पूछ सकता है वैदिक काल में क्या कहते थे, बहुधान्यक प्रदेश, या महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहते थे, बहुधान्यक प्रदेश। क्लियर टू यू? ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हुए पॉइंट, रोहतिका सरिस्का बहुधान्यक प्रदेश। इसके अलावा आइए, इसके अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लिया भैया। अब आते हैं महाभारत काल के कुछ अन्य साक्ष्य। पुराने समय में महाभारत काल में यक्ष होते थे, जो सांप प्रजाति के होते थे और जिनको पूजनीय माना जाता था, पूजनीय क्षेत्र। ऐसे ही कुछ 4 यक्षों का वर्णन है अलग अलग नदी के किनारे। यक्ष हमारे यहां पर दृष्टदती नदी थी, दृष्टदती नदी वैदिक काल की नदी है, दृष्ट नदी। इस नदी के किनारे 2 यक्षों का वर्णन है। पहला यक्ष जो है कपिल यक्ष, जो वर्तमान में कहां पर है, राम हृदय तीर्थ जींद। राम हृदय तीर्थ जींद, दृष्टदती नदी के किनारे पहला यक्ष। यक्ष वो पवित्र भूमि होती है जो पूजा वगैरह करते थे, यक्ष एक प्रजाति भी होती थी। तो दृष्टदती नदी के किनारे पहला यक्ष का क्या नाम है, कपिल यक्ष, राम हृदय तीर्थ। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल है, कभी एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाए तो इससे पूछ सकता है, कपिल यक्ष, राम हृदय तीर्थ जींद। और दूसरा दृष्टदती नदी के किनारे दूसरा जो आपका यक्ष है वो है तरंतुक। तरंतुक ये जो यक्ष है ये हाट गांव जींद। तो दृष्टदती नदी के किनारे 2 यक्ष हैं, 2 पूजनीय स्थल थे, एक राम हृदय तीर्थ जींद और एक हाट गांव जींद, दृष्टदती नदी के किनारे। क्लियर भाई? अगली बात बताऊं मैं, 2 जो अन्य यक्ष हैं वो सरस्वती नदी के किनारे भी देखे गए हैं। सरस्वती नदी के किनारे
दो यक्ष। पहला यक्ष अरंतुक, जो अरंतुक यक्ष है वो पीपली कुरुक्षेत्र में रतगल गांव में पीपली कुरुक्षेत्र में अरंतुक यक्ष पीपली कुरुक्षेत्र में रतगल गांव। दूसरा जो है करमव्यूह, इसका दूसरा नाम मक्करव्यूह, करमव्यूह या मक्करव्यूह यक्ष। करमव्यूह या मक्करव्यूह यक्ष ये भी कुरुक्षेत्र में है और ये यक्ष किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने, महाभारत काल के योद्धा युधिष्ठिर ने, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने। क्लियर टू यू भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अरंतुक, रतगल गांव, करमव्यूह और मक्करव्यूह कहां पर भाई? युधिष्ठिर। ये हमारे चार क्या मिले हैं? इंपॉर्टेंट यक्ष। ठीक है भाई, ये यक्ष आज तक प्रश्न नहीं आए हैं, कभी डिटेल में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है यक्षों से संबंधित। क्लियर टू यू? अब इसको मैं करता हूं रब। अब समझिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट। ये हमारा हरियाणा से संबंधित वैदिक काल था। अब हम वैदिक काल को नेशनल, राष्ट्रीय परिदृश्य में समझेंगे। वैदिक काल को समझना, वैदिक काल को हरियाणा में हम साक्ष्यों के रूप में, वेदों के रूप में देखते हैं। वैदिक काल में 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक काल में क्या कुछ घटनाएं हुई, इनका सब संबंध में से किससे मिलता है? वेदों से। पांडवों के फादर का नाम पांडव ही था, पांडव नाम था भाई, पांडवों के फादर का नाम, युधिष्ठिर वगैरह के फादर का नाम अजय जी। ठीक है, अब देखो जो वैदिक काल की डिटेल मिलती है, कहां पर क्या था क्या नहीं था, इन सब का संबंध किससे? वेदों से। वेदों में क्या था? वेदों में उस समय के ग्रंथ थे जो आर्यंस ने बनाए थे, और आर्यंस के निवास स्थान को, बहुत अच्छा प्रश्न आता है, आर्यंस के निवास स्थान को बोलते हैं सप्तसेंधो। आर्यंस के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? सप्तसेंधो। और आर्यंस की धारणा क्या थी? वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। मतलब आर्यंस पूरे ही ब्रह्मांड को अपना क्या मानते थे? घर। पूरा ब्रह्मांड ही क्या है? उनका घर है। वसुदैव कुटुंबकम। और भाई सप्तसेंधो उनका निवास स्थान था, वसुदैव कुटुंबकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई, तो सप्तसेंधो वसुदैव कुटुंबकम हो गया भाई वैदिक काल का। अब इस वैदिक काल का हमें वर्णन जो मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार प्रश्न आते हैं 4 वेदों से। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में धर्म का ज्ञान है। धर्म क्या है? धर्म में मोक्ष क्या है? इंसान को कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सारा ज्ञान किसमें है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में विधि, यज्ञ की विधि, कि कर्म कांड किस तरह करने चाहिए, इंसान को कोई भी कार्य करने की परफेक्ट विधि क्या है, वो किसमें? यजुर्वेद। सामवेद में म्यूजिक, संगीत, कला इत्यादि का वर्णन किसमें है? सामवेद में। सामवेद में भाई। अथर्ववेद में है बुराई, बीमारी, जादू टोना, अन्य एक्टिविटी सारी किसमें है? अथर्ववेद में। ये चारों वेद पूरे उस संसार का ज्ञान देते हैं। संसार का ज्ञान किस तरह देते हैं? ठीक है भाई, अब बोलता हूं जैसे ऋग्वेद में किसका अर्थ भाई? धर्म का ज्ञान। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि, सामवेद में संगीत व कला, अथर्ववेद में बीमारी, बुराई, जादू टोना। ये सभी टिपिकल संस्कृत में लिखे हुए थे, जो केवल ब्राह्मण वर्ग ही जानता था। ब्राह्मण वर्ग का मतलब विद्वान वर्ग उस समय जानता था। तो इनको सिंपल भाषा में पढ़ाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। तो पेपर में आता है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है?
ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऋग्वेद को समझाने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ बना ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय व कौस्तकी। बहुत बार प्रश्न में आता है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है वेदों को सिंपल भाषा में पढ़ाने के लिए। ऐत्रेय व कौशिकी, ऐत्रेय व कौस्तकी किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद का। अगला देखिए यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण किसका सिंपल भाषा है? यजुर्वेद का। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। ये याद करने पड़ेंगे भाई। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। हर बार प्रश्न आता है नेशनल जीके में। वेदों की रचना, वही तो बता रहा हूं, वेदों की रचना के लिए अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वो ब्रह्मा जी को भी मानते हैं, नारद मुनि को भी मानते हैं, परंतु इनके अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको हम देखते हैं वेदों की रचना के रूप में। ध्यान से समझिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा हुआ? ऐत्रेय व कौस्तकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कौन सा हुआ? शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा? पंचविश। और अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हुआ गोपथ। ये मैंने क्यों पढ़ाई? राहुल काद्यान जी ये है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ नहीं, पंचविश ब्राह्मण में। अब आइए, पेपर में सिंपली आया कि भाई पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को क्या कहा गया है। अब पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मवेदी। अगर आपको पंचविश पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे कर पाओगे? अब आपको यह पता लग गया कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवेदी कहा है। एग्जामिनर घुमा के दे दे और यह कह दे कि ब्रह्मवेदी किस वेद में कहा गया है। बताइए, आप बताइए ब्रह्मवेदी किस वेद में कहा गया है। अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह जाओगे? आपको पता है ब्रह्मवेदी किस ग्रंथ में कहा गया है? पंचविश में। और पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन से वेद का है? सामवेद का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सामवेद। ये इस कराने का इसका बेनिफिट था। ब्रह्मवेदी हरियाणा को किस ग्रंथ में कहा गया? पंचविश में। और पंचविश में कराने के बाद पंचविश कौन से वेद में है? सामवेद में। क्लियर टू यू? अगला एक और प्रश्न आता है, ध्यान से आंसर दीजिए। बोलते हैं भाई कुरु जंगल, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कुरु जंगल, हरियाणा को कुरु जंगल किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन आता है हरियाणा को कुरु जंगल कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को कहा गया कुरु जंगल। अब इसी प्रश्न को घुमा के दे दे कि कुरु जंगल किस वेद में कहा गया है, तो हम किस तरह जाएंगे? हमें पता है शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है। तो अगर वेद पूछे तो कुरु जंगल किस वेद में कहा गया है? यजुर्वेद में। क्लियर टू यू भाई? आ गया भाई समझ में आपको? जैसे पंचविश था सामवेद में और शतपथ किस में था? यजुर्वेद में। ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तब आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट। क्लियर टू यू? ये मैंने 2 पॉइंट बताने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री बताई ना। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि ब्रह्मवेदी पंचविश ब्राह्मण में है और कुरु जंगल शतपथ में है। कोई नहीं पूछता और इसको कोई पूछता भी नहीं, मुझे पता है डायरेक्ट याद कर लेते। परंतु डायरेक्ट याद मत करो, उनको समझो वो कहां से आए हैं। वर्ड का मतलब समझो, मतलब क्या है। जैसे ब्रह्मवेदी पंचविश, इतना याद मत रखो। पंचविश क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसको पढ़ने के लिए? सामवेद को। शतपथ क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसको पढ़ने के लिए? यजुर्वेद को। क्लियर टू यू? आगे चलिए, पढ़ाई से संबंधित 2 प्रश्न हो जाते हैं। पढ़ाई के 2 अन्य तरीके भी थे। एक तरीका था उपनिषद, इसको भी बच्चे याद कर लेते, कभी समझते नहीं। उप मैंने पास, निषद मैंने बोल कर दिया गया ज्ञान। तो जो ज्ञान बोल कर दिया गया हो, पास बैठकर दिया गया हो, पास बैठकर जो ज्ञान दिया गया हो, उस ज्ञान को क्या बोलते? उपनिषद। ये गुरु देते थे। जैसे पास में कोई बैठा, उसे कोई बात बता दी जो ओरली दिया जाता था, लिखित में नहीं था। इस प्रकार के ज्ञान को बोलते उपनिषद। ये उपनिषद वेदों के अंदर, वेदों के साथ लगे हुए हैं।
जैसे मैं समझाता हूं, एक उपनिषद है मुंडको। मुंडको जो उपनिषद है, पास बैठकर दिया गया ज्ञान, यह ज्ञान अर्थवेद के साथ जोड़ दिया। कौन से वेद के साथ? अर्थवेद के साथ। और इस मुंडको उपनिषद में एक बात कही, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही क्या हो? जीत हो। तो पेपर में आता है उपनिषद क्या है? समीप बैठकर दिया गया ज्ञान। उपनिषद अपने आप होते हैं, वेदों के साथ लगे होते हैं। वेदों के साथ लगे होते हैं क्या? उपनिषद। तो ऐसा एक उपनिषद था मुंडको उपनिषद, जिसमें क्या दिया गया? सत्यमेव जयते। अब पेपर में सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद ना देख के वेद पूछ ले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अर्थवेद। ए इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू बी, बी इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू सी। इस तरह याद रखना है कि मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते सबको याद है। अब मुंडको उपनिषद ऑप्शन बना दे, वेद दे दे तो वेद क्या आएगा? अर्थवेद। क्लियर टू यू? अगली बात समझिए ध्यान से। एक और विशेष प्रकार का ज्ञान था अरण्यक। आप जब ये पूरी हरियाणा हिस्ट्री कर लोगे तो आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। हाँ बोलिए जी, अंकुर जैन जी, क्या डाउट है आपका? लास्ट वीडियो के क्या डाउट है बताइए आप। अंकुर जी, अंकुर जैन जी, आप अपने डाउट लिख दीजिए। ये लेक्चर कंप्लीट होने से पहले आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है जैन साहब? अभी आपका आ नहीं रहा है यहां पे कमेंट में। वेदों की रचना, जैसे मैंने बताई थी, वेदों की रचना एज सच आप ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से भी मानते हैं, नारद मुनि से भी मानते हैं। और वेदों की रचना की बजाय ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जिनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। इनमें अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे मैंने बताया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इनके रचनाकार भी बताए, ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश। ठीक है, क्लियर भाई? अब चलिए भाई आगे, आप बता दीजिए, अपने लिख दीजिए, आपके कमेंट बता दिए जाएंगे। क्लियर? ऐसी कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने बताया, अब एक और विशेष प्रकार की ज्ञान पाने की विधि थी अरण्यक। यह था विशेष प्रकार का ज्ञान। विशेष प्रकार का ज्ञान क्या था? यह ही हमारी समृद्धि थी जो जंगलों में मिलता था। जैसे आपने देखा होगा, राजा महाराजा वगैरह, कौरव पांडव या कोई भी, सब आश्रम में जाते थे। श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे, कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए थे, ये बहुत सारे आश्रमों में गए थे। जब ये आश्रमों में गए थे तो एक आश्रम में विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता था, अरण्यक। रियलिटी में अरण्यक बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से समझिए। अरण्यक वो विशेष प्रकार का ज्ञान था जो जंगलों में मिलता था। मैं अरण्यक को बोलता हूं साइंटिस्ट। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। साइंस क्या है? आविष्कार क्या है? आविष्कार होने से पहले सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है, जो आपने सोचा है, आपने जो बात सोची वही तो साइंस है। जो सोचा, लेट अस सपोज आज हम सोचते हैं कि इंसान को कोई इस तरह की मेटल लगा दे जिसका डेंसिटी कम हो, और डेंसिटी कम हो जाए तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो दिखना बंद हो जाए, वो इन्वायरमेंट के कलर से अपने आप को सनलाइट का इफेक्ट ना हो तो दिखना बंद हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। जब ये इंसान सोचेगा तभी इसका क्या करेगा? आविष्कार। दूसरी बात सोचिए, जब मैं बात करूं, हाँ भाई क्रेजिस एसएम, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब सुनिए आप ध्यान से, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। कि भाई अगर मैं बात करूं इंसान को, जैसे पानी में तैरा, पानी में तैरने का सीधा सा कंसेप्ट है, जब वो तैरता है पानी में तो पानी को अपने वजन के, शरीर के वजन से ज्यादा को बाहर निकालता है। ऐसा करने से उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो पानी में तैरता है। इसी प्रकार अगर आदमी को उड़ना हो, और उड़ना हो तो वो अपनी डेंसिटी को क्या कर ले? कम। अगर हवा की डेंसिटी से आदमी की डेंसिटी कम हो जाए तो वो उड़ने लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है। जब ये बात सोचोगे तभी आविष्कार होगा। अब मैं बात करूं,
राइट ब्रदर्स ने 16वीं 17वीं शताब्दी के अराउंड के बनाया हवाई जहाज। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसे उड़ाया जाए, तो वहां पर हवाई जहाज था। अब मैं बात करूं वेदों की, तो वेदों में हम जानते हैं रावण के पास वाहन था भाई। रावण के पास जो वाहन था उड़ने के लिए, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, जो रावण के पास मयूर वाहन था, रावण के पास जो वाहन था उस वाहन से वो उड़ के जाता था, उड़ के जाता था। इट मींस उस समय हमारे पास विमान था। आज हम बोलते हैं हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो पूरे संसार को नष्ट कर दे, उस समय हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, उस समय हमारे पास अग्नि अस्त्र था, अग्नि मिसाइल, अग्नि अस्त्र, भाई हवा का अस्त्र, मारुत अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र थे। ये विशेष प्रकार के जो अस्त्र थे, विशेष प्रकार की जो सिद्धियां थी, ये सारी सिद्धियां कहां पर मिलती थी? अरण्यक। तो अरण्यक के हमारे प्रकार वो ज्ञान था वेदों में जो आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया था ट्रेडिशनल लाइब्रेरी यूपीएससी में कि जो पुरानी लाइब्रेरी का क्या योगदान है, तो पुरानी लाइब्रेरी का योगदान है हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां होती थी, संजीवनी जड़ी बूटी, जिस प्रकार हम जानते हैं 2 या 3 घंटे के अंदर मनुष्य के अंग दान किए जा सकते हैं। तो मींस 2 या 3 घंटे तक जो मनुष्य के पास पुष्पक विमान, पुष्पक मयूर विमान, पुष्पक विमान, बहुत शाबाश अर्जुन आतिश जी। दो रावण के जो उसका विमान विमान का नाम पुष्पक। मैं बता रहा हूं 2 या 3 घंटे में अंग इधर से उधर दिए जा सकते हैं। तो 2 या 3 घंटे तक अंग ठीक रहते हैं। तो उस समय हमारे पास संजीवनी बूटी थी कि 2 या 3 घंटे के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अंग टूट भी जाए, तो वो जड़ी बूटी वो दवा दे दे तो वो दोबारा क्या हो जाता, जैसे जिंदा। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, क्योंकि साइंस का तो मतलब ही है जो सोचा वो आविष्कार किया। उस समय ये सोच थी तो उस समय ये आविष्कार भी थे। तो वेदों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। आज भी बोलते हैं कि बहुत सारी दवाई, बहुत सारी बीमारी जो एलोपैथी से सोल्व नहीं हो सकती, उनको आयुर्वेद क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। उस आयुर्वेद को जानने वाले अच्छे क्या चाहिए, ज्ञाता चाहिए, धन्वंतरी वगैरह बहुत सारे ज्ञाता चाहिए। तो वेदों के अंदर बहुत सारी ज्ञान था। उस ज्ञान का जो विशेष प्रकार का ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान था? अरण्यक। ठीक है भाई, अब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हमारे वैदिक काल में किस प्रकार का ज्ञान था, किस प्रकार का सिस्टम था, हमने पढ़ा। वैदिक काल के पश्चात वैदिक काल में जन थे, कबीले थे। ये लोग मुख्य रूप से चरवाहे थे। पेपर में भी आ जाता है चरवाहे। गायों का विशेष सम्मान था। कोई भी टैक्स लगता था, कोई भी दान प्रदान होता था, किसमें होता था? गायों में। गायों में सजा मिलती थी। किसी ने चोरी कर दी, उसको 1 गाय की सजा दे दी, 1 गाय देनी है भाई। किसी ने मृत्यु कर दी, उसको भी 10 गाय मारनी। ब्राह्मण को मार दिया, 100 गाय थी भाई। अलग अलग प्रकार के क्या थे? गायों के सिस्टम थे। तो गाय को पूजनीय माना जाता था। वैदिक काल में चरवाहे थे। और ये जो थे वैदिक काल के मुख्य, ये जन थे, जन। बाद में जन से क्या बने? जनपद। लड़ाई झगड़े डिटेल में होने लगे, बड़ा बड़ा प्रसार हो गया। तो जनपद की बजाय फिर क्या बने? महाजनपद, बड़े बड़े राज्य। तो वैदिक काल के बाद आने वाला जो अन्य काल है, उस काल को क्या बोला जाता है? महाजनपद काल। इस महाजनपद काल में 16 बड़े बड़े महाराज्यों का वर्णन है, जिनको महाजनपद कहते हैं। और इसी महाजनपद काल के दौरान हमारे यहां पर बुद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। तो अब अगला जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के दौरान हरियाणा, कि महाजनपद काल के दौरान कितने महाजनपद थे, कौन से महाजनपद में बुद्ध के साक्ष्य मिले, कौन से महाजनपद में जैन के साक्ष्य मिले। हरियाणा में जब महाजनपद थे तो यहां पर कौन सा महाजनपद था? हरियाणा में कोई बड़ा महाजनपद नहीं था। हरियाणा में वे कबीले थे, उनके अलग अलग कुछ गण थे, जैसे योद्धे गणराज्य, कुणिद गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, अग्र गणराज्य। तो हरियाणा में महाजनपद काल का पूर्णतः विस्तार नहीं था, उनकी बजाय कबीले थे, बड़े बड़े कबीले। फिर महाजनपद कालों में आगे जाके मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ। मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय हरियाणा में उनके क्या साक्ष्य मिले, उनकी मोहरें कहां मिली, उनके और क्या साक्ष्य मिले, उस समय हरियाणा में प्रशासन कैसा था, ये हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त वंश। इस प्रकार हम अगले लेक्चर को करेंगे। हाँ भाई, अब बताइए किसी से रिगार्डिंग कोई डाउट? अब हम डाउट लेते हैं। जैसे हमने बताया, एक बच्चे ने डाल रखा है कार्बन 14 डेटिंग क्या है। पायल ददवाल जी ने कहा कार्बन 14 डेटिंग। चलो एक बहुत अच्छा पॉइंट ही बताता हूं आपको कार्बन 14 डेटिंग से। ध्यान से समझना भाई, कार्बन 14 डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे समझो भाई।
देखो कार्बन जो है इसका जो मास है वो है 12। तो नॉर्मल जो कार्बन आपके शरीर में होगा, हमारे शरीर में होगा, किसी भी जगह होगा, वो कार्बन 12 का मास होगा, उसका मास कार्बन 12। परंतु जैसे जैसे हम मर जाते हैं, हमारे शरीर को, हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 12 होता है। तो कार्बन 12 किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? कार्बन 14। तो मैं बोलूं जब लाइफ एक्टिव फॉर्म में होती है, जीवित होते हैं, तो कौन सा कार्बन होता है? कार्बन 12। और जैसे कोई चीज मर जाती है तो कार्बन 12 किस रूप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है? कार्बन 14 में। इतनी कहानी क्लियर हुई भाई? अब मैं इसको बताता हूं, जो वो कार्बन 14 में कन्वर्ट होने लग गया, ध्यान से समझिए। तो अगर लेट अस सपोज ये व्यक्ति है, ये भीम का कंकाल है, या महाभारत काल के किसी व्यक्ति का कंकाल है, या मैं बोलूं रामायण काल के किसी व्यक्ति या चट्टान का किसी चीज का कंकाल है। अब इसका 100% कार्बन 12 का 90% कार्बन 14 में कन्वर्ट हो गया, और इसका 80% कन्वर्ट हुआ, इसका 90%। तो इससे में क्या पता लग गया? ये पहले मरा है और ये किसमें मरा है? बाद में। तो कार्बन 14 की मात्रा से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। जितना ज्यादा कार्बन 12 कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, उतनी ही वो चीज क्या होती है? पुरानी। अब इससे कंट्रोवर्सी आई है, जैसे महाभारत काल के साक्ष्य लिए और रामायण के साक्ष्य लिए। अब हिंदू धर्म के अनुसार पहले कौन सी हुई थी? रामायण, और बाद में क्या हुई थी? महाभारत। परंतु कार्बन 14 मेथड अगर मैं लगाता हूं तो मुझे पता लगता है महाभारत काल के साक्ष्य के पुराने होने के सबूत मिले हैं और रामायण के क्या मिले? नए। तो कार्बन 14 मेथड को देखूं तो पहले हुई है महाभारत और बाद में की हुई है रामायण। परंतु हमारे धर्म के अनुसार इसको अलग तरीके पढ़ाया जाता है। तो कार्बन 14 किसी भी चीज की एज पता लगाने के लिए यूज में होता है। क्लियर टू यू? एज पता लगाने के लिए कार्बन 14 मेथड, जितना कार्बन 12 कार्बन 14 में क्या हो जाए? कन्वर्ट। इसी साक्ष्य में प्रश्न भी आता है, एक बार पूछा भी गया था परंतु इसको दबा दिया गया प्रश्न को। कार्बन 14 के अनुसार पहले रामायण हुई है और बाद में क्या हुई है? महाभारत। क्लियर भाई? हाँ भाई, 3 बजे ही जनरली क्लास होगी आपकी, कभी नहीं हो पाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कार्बन 14 होगा भाई क्लियर आपका? पायल दडवाल जी, चलो थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए, और किसी का कोई डाउट हो बताइए भाई। कल हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, ग्राम सचिव के फॉर्म के बारे में कब आएंगे? ग्राम सचिव के फॉर्म में जल्दी फिल करवाएंगे, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे आएंगे शायद अभी तो। और किसी का कोई डाउट पिछले इन लेक्चरों से? महाभारत और रामायण के क्या साक्ष्य मिले भाई? महाभारत रामायण के साक्ष्य ये मिले हैं भाई, कुछ तो कंकाल वगैरह मिले हैं भाई, उस समय के गदा वगैरह मिले, हथियार वगैरह मिले हैं। हेल्थ ठीक है भाई, जब तो पढ़ा रहे, धन्यवाद भाई अमित जी। भाई हिस्ट्री के कितने दिन लगेंगे आप लोगों के ऊपर है, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड जल्दी आप कराओगे उतनी जल्दी कर पाएंगे। एग्जाम कब तक होगा? कि होप है भाई अक्टूबर के एंड तक एग्जाम हो जाना चाहिए। सितंबर और अक्टूबर की स्टार्टिंग से ज्यादा नहीं जाएगा भाई, स्पीडली ली जाएगी। और एक बात बताता हूं, जैसे एग्जाम अनाउंस हो जाएगा 1 घंटे की बजाय 2 या 3 घंटे की क्लास भी हो जाएंगी लाइव। आप विकिपीडिया साथ में रखा करो, विकिपीडिया साथ में जब रखोगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो विकिपीडिया पे नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट भाई? कोई बच्चा ये नहीं बोल दे बस भाई कि डाउट नहीं लिए, कोई भी डाउट ले सकते हो बच्चा। हाँ, एग्रीकल्चर की क्लास कब होगी? जैसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, एंशिएंट मेडिवल, उसके बाद एग्रीकल्चर की भी ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब अलविदा चाहिए। धन्यवाद सभी से। ठीक है, धन्यवाद।